Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड लिबरलाइजेशन। तो ये चैप्टर काफी बड़ा होने की वजह से उसे कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज मैं आपके सामने पार्ट 1 प्रेजेंट कर रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे कुछ नॉलेज की बातों से। लक्ष्य यूपीएससी कोर्स स्टार्ट किया है मैंने आपकी डिमांड पे। बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं बिकॉज मैं खुद ही इसको सब कुछ मैनेज करूंगी। काफ़ी कुछ इसके अंदर है। मैं यहाँ पे आई बटन में इसी वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइन सिर्फ 5 फरवरी तक ओपन है। चलिए शुरुआत करी जाए। इसके अंदर जानेंगे हम रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमी। क्या रोल होता है आखिरकार इंडस्ट्रीज का हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो हमने कुछ पिछले चैप्टर्स में देखा कि एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी। और हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व भी है। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़े तो एग्रीकल्चर के बराबर ही आपको इक्वल इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रीज को भी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो इतने बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है एग्रीकल्चर के अंदर तो जितने लोग इन्वॉल्व हैं उतनी उसमें ज़रूरत नहीं है, है ना। तो भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए, खुद के देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ का होना। और इंडस्ट्रीज़ भी ये रोल भी निभाती हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता है, ठीक है, उसके लिए डिमांड जनरेट करती हैं। अब सपोज करिए इंडस्ट्रीज से कोई ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है जो कि एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल को ऐसा शेप दे रहा है और बहुत अच्छी डिमांड मार्केट में लेकर आ रहा है, तो बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ का होना उसके लिए। जैसे कुछ भी है, मान लीजिए कोई सॉसेस बनती हैं तो सॉसेस के लिए सपोज करिए कि कोई टमाटो सॉस बनी, तो टमाटो के लिए टमाटर तो एग्रीकल्चर से लिया गया। लेकिन अगर हम बात करें फिर सॉस, तो सॉस कहाँ बनी, क्योंकि खेत में तो बनेगी नहीं, तो इंडस्ट्रीज में आके बनती है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डिमांड को जनरेट करने वाली इंडस्ट्री है, इसलिए इंडस्ट्रीज का यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडस्ट्रीज से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि टाउनशिप वगैरह वो अपने आसपास बना देती हैं और टाउनशिप होने की वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है। जैसे अब हम बात करें जमशेदपुर की, तो बहुत जमशेदपुर टाटा की इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो और यहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी होता है, यहाँ पे रोज़गार बहुत जनरेट है। फिर रूरकेला की बात करें, भिलाई की बात करें, तो कुछ ऐसे जगहें हैं जो पूरी टाउनशिप बना देती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ही इंडस्ट्रीज़ हैं और एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट है। और यहाँ पे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा जरिया है। अब लेकिन अगर मामला ऐसा हो जाए कि इंडस्ट्रीज सिर्फ अपने आप को ना देखें, इंडस्ट्रीज एक लिंक बनाए जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से हो, तो फिर क्या होगा कि एक बहुत महान आदमी की कहावत यहाँ रहेगी कि बाबा ने कहा था हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। तो अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से लिंक बनाए और उसका साथ ना छोड़ें, तब तो यहाँ पे हम देश के दोनों ही सेक्टर्स को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। लेकिन अभी हो क्या रहा है हमारे देश में कि जो सर्विस सेक्टर है, मतलब जो इंडस्ट्री सर्विस के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ती चली जा रही हैं, हमारे जीडीपी में बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। जैसे हमने कुछ डेटा के हिसाब से देखा था कि जो 11% सिर्फ लैंड एरिया लेने के बाद ये 80% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो ये आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया को फोकस करने की ज़रूरत है कि हम लैक कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट जो हमारा एग्रीकल्चर से लिंक है उस पे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है कंपैरेटिवली। यहाँ पे सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है, क्योंकि बाहरी कंट्रीज़ में क्या होता है, सर्विसेज पे ध्यान तो दिया जाता है बट वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से होते हुए चीज़ें जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। अब खैर आगे चीज़ों को बढ़ाऊंगी मैं और बताऊंगी। देखिए इंडस्ट्री को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्लियर है? इंडस्ट्री आप समझ रहे हो क्या है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर कहेंगे तो मैन्युफैक्चर मतलब बनाना। तो बनाने का मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल लिया और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। फिनिश गुड का मतलब यहाँ पे ऐसा कोई सामान बनाया जो बाद में या तो फिर किसी चीज़ के लिए इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज़ हुआ और या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर ने खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें बनती हैं और ऐसे बहुत तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, गुड्स वगैरह जो बनते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ फीचर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला ये प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स क्या है
जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं, आम इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे स्टील की इंडस्ट्री हो गई या आपकी सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई। क्लियर है। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री कहलाती हैं। अब कैपिटल गुड क्या है? कैपिटल गुड मतलब जहाँ पे आपका प्लांट और मशीनरीज बनती हैं। अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स प्लांट्स होती हैं, मशीनरीज होती हैं, तो ये आते हैं कैपिटल गुड्स में। तो कुछ इंडस्ट्रीज में ये बनते हैं। तीसरी चीज़ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे होते हैं जिन गुड्स का यूज़ करा जाता है किसी दूसरे गुड्स को बनाने में, रॉ मटेरियल को नहीं। मतलब जिन गुड्स का यूज़ करा जाता है, मतलब बीच के गुड्स, जैसे कि डाइज, डाई वगैरह बनाई जाती है ना किसी अ, चीज़ की, तो वो डाई हो गई। या आपके टूल्स, कुछ भाई टूल्स वगैरह का यूज़ होता है तो वो टूल्स वगैरह हो गए। तो ये सब इंटरमीडिएट गुड्स में आते हैं। या कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो होती हैं कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। अब कंज्यूमर में क्या है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार की कहीं पे, तो कार को कौन यूज़ कर रहा है? कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। स्कूटर बनाई जा रही है तो स्कूटर को डायरेक्टली कंज्यूमर परचेज कर रहा है। या फ्रिज बनाए जा रहे हैं तो फ्रिज को डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। टीवी वगैरह, समझ रहे हैं ना? तो कंज्यूमर वाली जो इंडस्ट्री मैंने आपको बताई, इन्हीं इंडस्ट्रीज को वाइट गुड्स इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि वाइट गुड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री होती है, तो आप कह दीजिएगा साफ साफ कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सेकेंड, ये तो मैंने बात कर ली प्रोडक्ट्स वाली। सेकेंड होती है ओनरशिप। अब ओनरशिप में क्या क्या हो सकता होगा? ओनर किसकी किसकी इंडस्ट्रीज हो सकती है? एक तो होती है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी सरकार की इंडस्ट्री, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरकार की है तो हमारी है, हमारी है तो इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी एक प्राइवेट, किसी एक इंडिविजुअल बंदे के पास या कुछ ग्रुप ऑफ बंदों के पास है, तो उसको प्राइवेट या फिर आप फॉरेन, समझ रहे हैं, प्राइवेट या तो फिर आप फॉरेन सेक्टर कह सकते हो। चाहे वो किसी प्राइवेटली ले रखी हो, चाहे किसी बाहर की कंपनी ले रखी हो, जिसका भी होगा उसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर बोलेंगे। क्लियर है? और एक आता है पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में, मतलब सरकार और ये प्राइवेट सेक्टर जब साथ में काम करते हैं तो इनको हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। जॉइंट तो आसान का नाम है, हम लोग इसको यूज कर लेंगे। क्लियर है? ओनरशिप समझ गए। अब तीसरी बात अगर हम करें तो स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। अब देखिए यहाँ पे आता है कितना पैसा, कितना पैसा किस इंडस्ट्री में डालोगे। तो देखो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि मान लो प्लांट एंड मशीनरी में उसमें इन्वेस्टमेंट करीब 10 करोड़ रुपए तक का होता है। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी स्टील की इंडस्ट्री आ गई तो उसमें क्या होगा कि एक बड़े बड़े जो है मशीनरी भी खरीदोगे ना उसके लिए, तो इसलिए वहाँ 10 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो जाता है। जो मीडियम इंडस्ट्री होती हैं उनके अंदर 1 से 10 करोड़ तक का खर्चा होता है। जो छोटी छोटी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, उसमें 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का खर्चा आता है। या जो विलेज और कॉटन इंडस्ट्री होती हैं, जो गाँव वगैरह में होती हैं, उनमें 10 लाख से भी कम का खर्चा आता है। तो जितना बड़ा चूहा उतना बड़ा बिल, समझ गए। उसके बाद आती है बात कैपिटल लेबर इंटेंसिव की, है ना। तो कैपिटल लेबर इंटेंसिटी की बात करें तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे ज़रूरत कैपिटल्स की ज़्यादा है, जैसे कि मशीनरीज की ज़्यादा है, कहीं पे ऑटोमेटिक काम हो रहा है, वहाँ पे मशीनरीज वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह का काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कैपिटल गुड्स ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और लेबर जो होगी, मतलब जो वर्कर फोर्स होगी, जो मैनुअल होंगे, वो आपको कम देखने को मिलेंगे। और दूसरी होती है लेबर इंटेंसिव, जहाँ पे लेबर्स का बहुत काम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लेबर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे मैनुअली बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली टू मशीन्स एंड ऑल। ठीक है, तो ये हमने 4 तरह की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं थोड़ा हमने इस बारे में समझा। तो यहाँ पे हमें इंडस्ट्री को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखते हैं क्या है फोकस हमें यहाँ पे जो है बेसिक या कैपिटल जो है गुड्स के ऊपर डालना पड़ेगा। ताकि हम जिसे कॉमनली इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हमें करना है तो बेसिक और कैपिटल गुड्स के ऊपर हमें अपना फोकस डालना पड़ेगा, ताकि हम इन गुड्स को डेवलप कर सकें, ऐसे गुड्स जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो डेवलप हो सकें। और बस ऐसी कुछ बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे हम पब्लिक सेक्टर की हमारे इंडिया के अंदर। अच्छा, उसके पहले थोड़ा-सा हम पुराने टॉपिक पे अगर बता दें, तो देखिए जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का पैटर्न है हमारे इंडिया में, जिसे हम लोग महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। महालनोबिस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, तो इनका जो मॉडल था उसे हम लोग ये मॉडल कहते हैं, महालनोबिस मॉडल कहते हैं। तो जो पैटर्न है जो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का हमारे इंडिया में ये जो मॉडल है इसमें क्या है कि भई
ये भी कहता है कि आप सेटअप करो बेसिक या कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को, है ना? और ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सेटअप करे डायरेक्टली ऐसी इंडस्ट्रीज़ को। और ये जो है मॉडल, ये इन्फ्लुएंस है बाय द रशियन मॉडल ऑफ स्टेट रन इंडस्ट्रीज़। क्यों, रशिया में क्या होता है कि सरकार जो है वो इंडस्ट्रीज़ चलाती है ना, तो इसलिए वहाँ से ये इन्फ्लुएंस्ड है। तो इतनी बात मैंने आपको बताई। ख़ैर, अब अपने बैक टू टॉपिक आते हैं, जान लेंगे यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर मैंने आपको बताया सरकार का सेक्टर, गवर्नमेंट का सेक्टर। तो एक इंसान ये कहेगा, हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ सरकार को क्यों चूज़ करा गया है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए, कि भैया इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट क्यों ओन कर रही है? ये समझिए। आइए आपको समझाते हैं बातें। तो देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो हम बहुत डरे थे। क्यों? क्योंकि ऐसा ब्रिटेन वालों ने, हम प्राइवेट सेक्टर वालों ने ही बर्बाद कर दिया था। हमें पूरे लूट लिया, 200 साल तक हमारी बिल्कुल बैंड बजा दी। इसलिए इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था कि रशिया उस समय सोवियत यूनियन था मामला, तो सोवियत यूनियन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, है ना? और काफ़ी इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी कुछ हम इन्फ्लुएंस होने की वजह से हमने वहाँ का कुछ चीज़ें को अपनाया। और रशिया वहाँ पे जो है वो सोवियत यूनियन था, वो स्टेट रन इंडस्ट्रीज़ वहाँ थी, मतलब वहाँ पे सरकार का बहुत रोल था इंडस्ट्रीज़ को रन करने में, है ना? और सोशलिज़्म का एरा था। सोशलिज़्म का एरा मतलब था कि मतलब सरकार सब कुछ देखती है, गुड्स वगैरह को, सर्विसेज़ वगैरह को, और उससे क्या करती है, सोसाइटी के लिए ज़्यादा करती है। मतलब उसका काम प्रॉफिट मेकिंग का नहीं होता। जैसे प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं ना, उनका काम होता है पैसा कमाना। तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ोगे तो वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। लेकिन अगर हम सरकार की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, तो इसका मेन एम होता है सोसाइटी का वेलफेयर, ठीक है? सोशल वेलफेयर इसका मेन एम होता है। तो इनको प्रॉफिट से मतलब नहीं है, इसलिए इसको सोशलिज़्म बोलते हैं। क्लियर है? तो हम काफ़ी ज़्यादा इससे इन्फ्लुएंस भी थे। और कैपिटलिज़्म ये एसोसिएटेड था कि भैया इसमें क्या होता क्या है कि इसमें एक्सप्लॉइटिव नेचर होता है। एक्सप्लॉइटेटिव नेचर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया प्रॉफिट मेकिंग के लिए जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो हर हद तक जाती हैं कि हम क्या ऐसा करें, कैसे रिसोर्सेज निकाल लें और किस तरीके से इंसान के अंदर से चूज के सामान निकाल लें कि भाई हमारा प्रॉफिट हो। और हाँ, गुड्स प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमारा प्रॉफिट सबसे ऊपर हो। तो इसलिए एक्सप्लॉइटेटिव होता है ये थोड़ा अपने नेचर में। खैर, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद अगर हम कहें, तो अगर आप ये कहो कि प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, तो ऐसा नहीं था, है ना? था, मतलब जहाँ पे भी था वो बहुत अच्छे से मैच्योर नहीं था, रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के टर्म में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था, समझ रहे हैं? तो इतना अच्छा नहीं था कि इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए। तो सरकार ने कहा ठीक है भाई, हम देखते हैं, हम आगे आएंगे और हम इस फील्ड में काम करेंगे। अब देखिए, अगर उस वक़्त दे भी दिया जाती ज़िम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को कि आइए ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आप ही इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का ज़िम्मा सँभाल लीजिए, तो उस वक़्त भी बहुत हाई रिसोर्सेज़ की ज़रूरत थी। अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी कि टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बढ़िया हो, वेल ट्रेन्ड मैन पावर की ज़रूरत थी कि लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो। और ये सब चीज़ें उस समय के प्राइवेट सेक्टर्स के पास अवेलेबल नहीं थी। अब देखिए, उस समय क्या कह रहे थे भाई, बेसिक और आपका कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस था। और इन इंडस्ट्रीज का जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा था। जेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि जिस समय इन्वेस्टमेंट आपने करा, मतलब आज आपने पैसा लगाया और उसका प्रोडक्शन होके प्रॉफिट आपको कब मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए आज आपने पैसा लगाया और अगले हफ्ते आपको प्रॉफिट मिल गया, तब तक तो ठीक है, आपने पैसा लगा दिया। लेकिन अगर मान लीजिए आज आपने पैसा लगाया और आज से 3 साल बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो तब तक के लिए आप अपना पैसा फंसाना ज़रूरी नहीं समझोगे ना। तो इस जेस्टेशन पीरियड के बड़ा होने की वजह से, या आप कह सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट ज़्यादा थे, मतलब वही वाला मैं था कि प्रॉफिट आपको बहुत देर देर में मिलेगा, पता नहीं है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो ये सारा वजह थी कि प्राइवेट सेक्टर्स उस समय बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व हो पाया। अब सोच समझ के बात रखी गई कि ठीक, पब्लिक जो सेक्टर है वो हम इंडिया में लेकर आएंगे, है ना? अच्छे से समझा गया, एक अच्छा डिसीजन था ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो सरकार के सर होगी। और पब्लिक सेक्टर का रोल हमारे इंडिया में वो अच्छी तरीके से कट आउट था। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, जैसे कि पहला ये कि क्रिएट सिग्निफिकेंट कैपेसिटीज़, मतलब कि हम यहाँ पे चाहे मतलब बेसिक और कैपिटल गुड्स में अपनी अच्छी खासी एक इम्पॉर्टेंट कैपेसिटीज़, अपनी हम एबिलिटी इतनी इम्प्रूव करेंगे कि हम प्रोड्यूस कर पाएँ अच्छे तरीके से। क्लियर है? दूसरा ये ऑब्जेक्टिव था कि हम सेल्फ रिलायंट, मतलब अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे कोर एरियाज में। और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों? कि हम बाहर से चीज़ों को कम से कम मंगाएंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास पैसा बहुत कम था बच्चों। और बाहर की कंट्रीज जो भी मजबूत थी वो हमारे को एक्सप्लॉइट करने पे तुली थी। तो
इसलिए हमने कोशिश ये करी कि हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन करें, कि मतलब जो चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं वो उसे हम कोशिश करें कि अपने यहाँ ही बनाएँ कम कॉस्ट में। तीसरा ये कि हम यहाँ पे इकोनॉमी को ऊपर तक लेके जाएँ, है ना? इंडस्ट्री की ग्रोथ करें, और इससे क्या होगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी इकोनॉमी और ऊपर जाएगी। चौथा इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम प्रो लेबर टेक्नोलॉजी को लेके आए। क्यों? भैया यहाँ पे टेक्नोलॉजी में खर्चा करने से अच्छा है हमारे पास इतना लेबर है कि हम ऐसा कुछ करें कि हम लेबर को भी उसके अंदर इन्वॉल्व करें, सो दैट कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता जाए और हमारा काम भी होता जाए। पांचवा इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडस्ट्रीज जो कि है बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज में लगाई जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि दूर दराजों तक इकोनॉमी बूस्ट अप होगी, क्योंकि वहाँ वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, प्लस वहाँ पे उस ऐसे दूर के जो इलाके हैं, गांव खेड़े के इलाके हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट भी आएगा। छठा ऑब्जेक्टिव ये था कि प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट करें। क्यों? प्राइवेट सेक्टर हर एक कंट्री में जो डेवलप है, तो ये प्राइवेट सेक्टर फ़ायदा बहुत देता है, टेक्नोलॉजिकल टर्म में देता है, प्लस अपने प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में बहुत ही इनोवेटिव तरीके निकालते हैं। तो ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट होगा। फिर सातवां पॉइंट ये कि हम सेल्फ कंटेन्ड टाउनशिप को सेटअप करें, जिसमें आपका रेजिडेंशियल हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, ट्रांसपोर्ट हो, मतलब यहाँ पे ऐसा हो कि एक ऐसी टाउनशिप, आजकल तो आप देखते हैं बड़ी आसानी तरीके से ऐसा कुछ टाउनशिप डेवलप करी जाती है, कुछ अब तो रियल एस्टेट डेवलपर्स के द्वारा भी करी जाती है, बहुत सारे उनके द्वारा करी जाती है, बिल्डर्स के द्वारा, कि इसी के अंदर आपको बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, इसी के अंदर आपको स्कूल भी मिलेगा, इसी के अंदर आपको छोटा सा सुपर मार्केट भी मिल जाएगी, और इसी के अंदर आपको पूल भी मिल जाएगा, ये सब कुछ इसी के अंदर ही डेवलप हो जाएगा, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ। तो ऐसा करने की बात करी गई। प्लस आठवां पॉइंट ये कि पब्लिक सेक्टर जो है उसकी जो प्राइस हो वो सरकार यहाँ पे रेगुलेट करे, है ना? और इम्पोर्टेंस वगैरह दी जाए इकोनॉमी को, और इससे क्या होगा कि भाई प्राइसेस वगैरह बेसिक गुड्स के बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएंगे। क्लियर है? तो ठीक है। और भई हम देखें तो आज तक हम, अब तो ख़ैर बहुत ज़्यादा मोदी जी ने प्राइवेटाइज़ेशन की तरफ अपना कदम रख दिया है, लेकिन हमने कुछ इतने सालों में अगर सरकार अपने हाथ में कमांड ना लेती, तो आज हम इतने ना डेवलप हो जाते। समझ रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स तो अपने कुछ पाए हैं, और हम देखें तो बहुत अच्छी कैपेसिटी सारे कोर एरियाज़ में मेंटेन कर दी है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होने की वजह से। हम आज सेल्फ रिलायंट हैं, बल्कि हम दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। आपने देखा कि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि अब वहाँ से मंगवाते हैं। तो हम, हमारा ये जो एक्सपोर्ट वाला मॉडल है ये हम अच्छे से कर रहे हैं। और आज की डेट में इंडिया देखिए बहुत ही आराम से, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, है ना? किसी, क्यों? क्योंकि हमारे पब्लिक सेक्टर है। अब अगर ऐसा होता कि बाहरी कंट्रीज़ आती और हमारे यहाँ बाहरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो आती और हमारे यहाँ जो है वो इंडस्ट्री लगाती और हमें अपने ऊपर डिपेंड कर लेती, और यहाँ से वो मुँह मुँह मांगा फिर काम करती। अगर भाई हम ना उनकी सुनते तो वो चली जाती, तो हम फिर परेशान हो जाते। तो यहाँ पे हम फूड सिक्योरिटी वगैरह के टर्म में अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट हैं, आत्मनिर्भर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट भी हमने अच्छा खासा जनरेट करा है इसकी वजह से। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर भी अब आज की डेट में देखिए कितना ऊपर बढ़ गया है, इतना ऊपर बढ़ गया है कि सब कुछ दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को ही, है ना? तो ये चीज़ें हैं। उसके साथ-साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी ग्रोथ हुई है ना? और ओवरऑल हमारे ग्रोथ रेट भी काफ़ी बढ़े हैं, है ना? तो इतनी तारीफ़ें तो हमने कर ही ली, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं, है ना? और दिक्कतें आप देखिए, आप सामने-सामने भले आपको दिक्कतें ना दिखें, लेकिन हाँ, दिक्कतें हैं। जैसे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की, जितने हमारे पास कैपेसिटी है ना? उतनी हमने यूटिलाइज़ नहीं करी। अब समझ लो प्राइवेट सेक्टर क्या करता क्या है ना, कि एक समझ लो अगर टुकड़ा है तुम्हारे पास चादर का, तो अगर एक नॉर्मल सरकार क्या करेगी कि चादर के टुकड़े में से जितना भी नॉर्मल एक बेडशीट के साइज़ का बेडशीट निकली, तो उसने निकाल के बस उतनी बेच दी। कपड़ा बर्बाद होता है, कोई बात नहीं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, जो कपड़ा बच गया उसमें से सोचेगा लाओ हैंकी भी बना दे, किसी तरह मफलर भी बना दे, सो दैट ईच एंड एवरी पीस यूज़ हो जाए। तो यही यहाँ पे आप लगाइए कि यहाँ जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उतना यूटिलाइजेशन हमने नहीं करा है। फिर चाहे टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात हो या टाइम एंड कॉस्ट की बात हो, ज़्यादातर चीज़ें हमने यहाँ पे देखा है, इस फील्ड में इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब देखिए, कई सारे पब्लिक सेक्टर आपने देखा होगा, सरकारी कंपनीज़ जो हैं वो लॉस में जाती हैं, है ना? और वन ऑफ द 220 ऑड पीएसयूज़, वन थर्ड आर लॉस मेकिंग विद हाई लेवल्स ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मतलब इतने सारे जो पीएसयूज़ हैं, 200 पीएसयूज़ में, है ना, 220 मतलब 220 अगर पीएसयूज़ देखें, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देखें, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि न जाने कितने वन थर्ड तो लॉस में ही जा रहे हैं, है ना? और हालाँकि हम जो है रियली
ब्लेम द पब्लिक सेक्टर फॉर बीइंग लॉस मेकिंग। मतलब हम कहते तो हैं ठीक है भैया पब्लिक सेक्टर, अब देखिए अभी रेल चलती है तो रेल क्या है, हमेशा लॉस में ही रहती है ना? क्यों? क्योंकि वो कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है गरीब को भी, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, चीज़ें चल रही हैं या सही से मैनेज नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना? लेकिन यहाँ पे बात करें पब्लिक सेक्टर की, हम ब्लेम तो कर देते हैं, लेकिन इसको सेटअप क्यों किया गया था? पब्लिक सेक्टर को उस समय सेटअप ही इसलिए किया गया था कि हम सोसाइटी का वेलफेयर करें, क्योंकि उस समय पैसा तो लोगों के पास था नहीं। तो भाई सरकार ही ने मदद करी थी, सरकार ही ने लोगों को इतना ऊपर उठाया था। कि भाई हम सेल्फ रिलायंट हो, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, हम डेवलपमेंट करें, ऐसे बैकवर्ड क्लासेस का, हम ट्राइबल एरियाज़ का जो बेचारे बहुत परेशान है अपनी ज़िंदगी में, है ना? सरकार जो ओनरशिप लेती है या प्रॉफ़िट लेती है, मतलब अगर हम बात करें, अगर हम फंडामेंटली देखें तो गवर्नमेंट ओनरशिप एंड प्रॉफिट्स डू नॉट गो टुगेदर। मतलब अगर ओनरशिप है सरकार की, तो वो सिर्फ़ प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान नहीं देते। समझ रहे हैं? प्रॉफिट किसका काम है? मैंने फिर बताया कि प्राइवेट सेक्टर का। अगर आप सिर्फ़ बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप एक दुकान खोल के बैठे हो मान लीजिए परचून की, तो आप अगर सिर्फ़ बिज़नेस करने बैठे हो, बढ़िया आदमी हो, तो भई तुम सामान दोगे और उसके बदले तुम रेट टू रेट सामान दोगे। यहाँ फालतू में जो है ऐसा नहीं करोगे, ठीक है चलो भैया तुम भूखे हो तो कोई बात नहीं, 2 बिस्किट के साथ 4 बिस्किट फ्री ले लो, ऐसा नहीं करोगे आप, ठीक है? आप बिस्किट के पैसे लोगे। तो यहाँ पे जो सरकार है उसका मेन एम क्या था कि भई सोसाइटी को अपलिफ्ट करना था। तो प्रॉफिट मेकिंग तो एक प्रॉपर एक प्योर बिज़नेस का फ़ॉर्म है। पब्लिक सेक्टर में सरकार ने यहाँ पे प्योर बिज़नेस नहीं देखा था। उसने उस समय देखा था कि हम सोसाइटी का वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, है ना? जैसे आज भी राशन वगैरह जो बँटता है, 1-1 रुपए में, 2-2 रुपए में गरीब लोगों को, बीपीएल कार्ड्स वालों को, तो उनको उनसे प्रॉफ़िट लेने के लिए नहीं बँटता। जो कॉस्ट है उससे भी बहुत कम कॉस्ट पे दिया जाता है, सरकार अपना पैसा लगाती है, तो लॉस तो होगा ही होगा। ऐसे ही सरकार को ब्लेम करना कि उनका एफिशिएंसी लेवल खराब है, कम है, ये गलत होगा यहाँ पे, है ना? कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए, अगर वो भी प्योर उसमें आ गए बिज़नेस में, तो फिर प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट है ना? और खैर ये चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए, आप ये नहीं कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर एफिशिएंट नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है, बहुत एफिशिएंट है, मगर अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करो तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी से हम नहीं इसको कंपेयर कर सकते। अब अगर हम टेक्निकली देखें तो टेक्निकली भी पब्लिक सेक्टर से कंपैरिजन करना प्राइवेट सेक्टर का गलत होगा। क्यों? क्योंकि वो कमर्शियली, फिर वही वाली बात करूंगी मैं कि प्रॉफिट उनका है काम, पब्लिक सेक्टर का सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो यही सब बातें इसके अंदर बताई गई हैं पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, कहता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। तो देखिए, जो रोल है पब्लिक का और प्राइवेट सेक्टर का, है ना, वो हमारे यहाँ ओवरऑल चाहता क्या है कि भाई इंडस्ट्री की ग्रोथ हो जाए, है ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाए यहाँ पे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को गाइड करती हैं कई सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो कि सरकार की होती हैं, है ना? और वो टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ, वक्त की ज़रूरतों के साथ साथ अनाउंस भी की जाती हैं। क्यों? 1948 के बाद, भाई हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, उसके बाद जैसा भी देखा गया, जैसे भी वक्त की डिमांड थी, उस डिमांड के हिसाब से पॉलिसीज को टाइम टू टाइम चेंज करती रही सरकार। अब यहाँ पे कुछ बड़ी-बड़ी पॉलिसीज़ भी आई सरकार के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, कह सकते हैं, एक गेम चेंजर का काम किया उन्होंने। जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। और आज देखते हैं जो पब्लिक सेक्टर आज देखने को मिलता है, ये इसी पॉलिसी की वजह से देखने को मिलता है। कुछ दूसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फेमस भाई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो ये आ गई ना भाई, तो ये हो गई थी गेम चेंजर, है ना? एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह जो आए थे हमारी इंडिया के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे के हमारे देश के लिए हुए थे, है ना? हालाँकि भई 1948 के बाद जो जितनी भी पॉलिसी आई हैं, सबको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ यहाँ पे हैं जो अगर हम देखें तो भई कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स थे सारी पॉलिसीज़ के, जो कि 1991 के पहले आई थी। और 1991 के बाद तो आप बस कहिए नहीं, बस चेंजेस बहुत सारे आने लग गए। अब पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इस वाले पार्ट 1 के अंदर, अभी हम बात कर लेते हैं कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो कि 1991 के पहले आई थी, है ना? उनके बारे में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए खैर, तो 1991 के पहले की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ प्री 1991 समझते हैं। तो पहला बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड था, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स थे,
और यहाँ पे स्ट्रिक्ट उसके अंदर लाइसेंसिंग सिस्टम था जो कि सरकार ने रख रखा था कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको कोई भी इंडस्ट्रियल काम करना है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा अगर आपको कोई भी बिजनेस शुरू करना है। तो यहाँ पे बहुत ही टफ चीज़ थी, अगर आपको कोई भी बिजनेस की शुरुआत करनी है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हुआ करती थी। दूसरी बात ये कि जो पॉलिसी थी 1956 वाली, उसमें जो रोल था पब्लिक सेक्टर का, उसमें क्या हो गया था कि शार्पली ये रिवर्स था, बाय बाय रिजर्विंग एज मैनी एज 18 एरियाज एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक सेक्टर। कैसे? उसने 1956 की पॉलिसी ने यहाँ पूरी तरीके से रिजर्वेशन दे रखा था पब्लिक सेक्टर को कि जो मेन 18 एरियाज थे, है ना, वो 18 एरियाज, सबसे इंपॉर्टेंट 18 एरियाज पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दिए थे, है ना। तो प्राइवेट सेक्टर कुछ कुछ एरियाज में, प्राइवेट सेक्टर जो है सिर्फ कुछ ही एरियाज में अलाउ था, लेकिन तब भी उनको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता था, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, है ना। तो हालांकि पब्लिक सेक्टर भी उस एरिया में था, अगर लगता था सरकार को कि भैया इस सेक्टर में सरकार मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स वाले सेक्टर थे, अगर सरकार को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं प्राइवेट की जगह यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होना चाहिए सेम फील्ड में, तो वो भी ये लोग कर देते थे, है ना। तो इस समय ये था कि भाई प्राइवेट सेक्टर था, बट मेन इंपॉर्टेंट सब कुछ हाथ पब्लिक के सेक्टर के हाथ में था, और प्राइवेट वाले अगर करते भी थे तो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर करा के तब करते थे। तीसरी बात ये थी कि ज़्यादातर जो क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट एरियाज थे, जैसे कि ऑयल का एरिया, ठीक है, पावर हो गया, हैवी इक्विपमेंट्स हो गए और टेलीकॉम वगैरह हो गया, ये पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, क्योंकि उनको कोई उस समय रिस्क लेना ही नहीं था इन सेक्टर में। चौथी बात ये कि बड़े-बड़ी जो प्राइवेट कंपनीज़ थी वो हाइली रेगुलेटेड थी। कैसे? कि उसमें यहाँ पे मोनोपोली किसकी हुआ करती थी, और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। मोनोपोली का मतलब होता है जब एक इंसान के हाथ में सब कुछ होता है, मतलब ऐसे ही उस समय की सरकार, ठीक है? और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, मतलब अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके अंदर कुछ जो प्रोविजंस दी गई हैं उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, जिसे हम लोग एमआरटीपी कहते हैं, है ना? मोनोपोलीज़ एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी प्रैक्टिसेस कहते हैं इसको। तो एमआरटीपी कंपनीज़ जो होती हैं, और सिमिलरली फॉरेन कंपनीज़ वगैरह भी रेगुलेट करी जाती थी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बहुत ही फेमस था, फेरा, और फेरा जिसे हम लोग फेरा कंपनीज़ बोलते थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है? तो इसके थ्रू फॉरेन कंपनीज़ को रेगुलेट किया जाता था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो प्राइवेट कंपनीज़ थी वो हाईली रेगुलेट करी जाती थी, तो मोनोपोलीज़ एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है? तो ये एक एक्ट है, ये समझिएगा, एमआरटीपी, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसके थ्रू यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को देखा जाता था कि क्या मतलब कैसे क्या आज़ादी देनी चाहिए और क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, जो भी इसकी प्रोविजंस थी। पांचवी बात ये कि इट वॉज बिलीव्ड बाय द गवर्नमेंट दैट एज अ कंपनी ग्रोस इन साइज इट कैन रिसॉर्ट टू मोनोपोलिस्टिक एंड एक्सप्लॉइटेटिव टेंडेंसीज। ये माना जाता था सरकार के द्वारा कि जैसे जैसे कंपनी अपनी साइज में बढ़ती है, जैसे जैसे और ऊपर बढ़ती है, जैसे जैसे ग्रो करने लगती है, ये जो है वो मोनोपोलिस्टिक या एक्सप्लॉइटेटिव हो जाती है। मतलब अब ये अपने आप को सोचती है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। अगर आप जियो का एग्जाम्पल ले लो, तो अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए जियो बढ़ता जा रहा है, तो अपने आप को ये मोनोपोली लेना चाहता है कि सारे और बाकी जितने एयरटेल वोडा जो भी हैं सब खत्म हो जाएं, सिर्फ मैं रह जाऊं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये एक्सप्लॉइटेटिव, मतलब अब ये लोगों को सोचता है कि कैसे रिसोर्सेज निकालें, कैसे हम जो है सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, और उसके बाद हम सिर्फ अपना प्रॉफिट मेक करें, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट लाइसेंस और इतना खतरनाक रजिस्ट्रेशन वगैरह के प्रोविजन करने के बावजूद भी, मतलब लाइसेंस लीजिए आप, ये भी करिए वो भी करिए, इसके बावजूद भी यहाँ पे बिजनेस वगैरह के दूसरी जो चीज़ें हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अप्रूवल लेता था यहाँ पे सरकार से, और लाइसेंस वगैरह लेता था बिजनेस को शुरू करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर जो है अप्रूवल सरकार से भी बहुत सारी चीज़ों में लेता था, अगर उसको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना है या डाइवर्सिफिकेशन करना है, मतलब अलग अलग किसी फील्ड में जाके कुछ करना है, या कोई भी बिजनेस डिसीजन लेना है जिसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे सरकार का अच्छा खासा रोल इसमें था, मतलब प्राइवेट सेक्टर में। उसके बाद छठी बात ये कि पुरानी जो पॉलिसीज थी उनको ये था कि पब्लिक सेक्टर जो है ना, पब्लिक सेक्टर के हाथ में सब कुछ राइट्स होने चाहिए, और यहाँ पे जो मेन, मतलब आप जो कंट्रोल होता है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, ये सब पब्लिक सेक्टर के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तभी यहाँ पे नेशनलाइजेशन बढ़ेगा,
ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोल माइनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल मिल्स और सिक इंडस्ट्रीज वर टेकन ओवर टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयमेंट। जो मतलब जैसे टेक्सटाइल मिल्स में क्या था, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज जो मान लीजिए कुछ नहीं सही चल रही हैं, प्रॉफिट नहीं कमा रही हैं, कोई दिक्कत में है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी जो है वो पब्लिक सेक्टर मतलब ये सरकार ले लेती थी, ताकि वहाँ पे जो भी रोजगार है, मान लीजिए अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाती तो बेचारे सब के सब अनएम्प्लॉयड हो जाते। तो इसलिए यहाँ पे जो रोजगार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, ये मेंटेन रहे, कुछ खराब ना हो, इसलिए ये भी फिर ऐसी सिक इंडस्ट्रीज को भी सरकार के द्वारा ले लिया जाता था। तो जो कोल माइनिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस और ऐसी टेक्सटाइल मिल्स वगैरह जो पहले प्राइवेट के हाथ में थी लेकिन लॉस में थी, तो मान लीजिए बचाने के लिए इसको सरकार ले ले, तो ये सब कुछ जो है ये नेशनलाइज्ड कर दिए गए थे। आप जानते हैं ना, इंदिरा गांधी के टाइम पे क्या हुआ था कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन हो गया था, बहुत इसको अपोज करा गया था बहुत सारे लोगों के द्वारा, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करा इसको, और उससे उस समय के लिए अच्छा स्टेप भी रहा ये, है ना, कि मतलब भाई यहाँ पे सरकार के हाथ में चीजें रहेंगी तो थोड़े अच्छे से मैनेज हो सकेंगी। उसके बाद सातवां पॉइंट ये कि 1991 से की पॉलिसीज के पहले, है ना, वही पहले बता रहे हैं, यहाँ पे क्या था कि रेगुलेशन था यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर, विद प्राइसेस ऑफ स्टील, सीमेंट एंड अदर बेसिक गुड्स कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो भी पैसे हुआ करते थे, जो भी रेट था, जो प्राइसेस थे आपके इंडस्ट्रियल गुड्स के, जैसे कि आपके स्टील वगैरह के, सीमेंट वगैरह के, या कुछ दूसरे बेसिक गुड्स के, ये सब सरकार कंट्रोल करती थी। और आठवां ये बात थी कि हर एक पॉलिसी मेन कोशिश करती थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी का कैरेक्टर हो इसके अंदर। मिक्स्ड इकोनॉमी आप जानते हैं हमारे इंडिया के अंदर मिक्स इकोनॉमी है, जैसे इसमें क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ में मिल के काम करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो रियलिटी में बात क्या चल रही थी कि रियलिटी में लोग हेविली जो है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ चीज़ें ज़्यादा जो है वो झुकी हुई थी, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर हम पहले ही देखें 1991 के पहले देख लीजिए, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह कुछ आए नहीं थे, तो उसके पहले अगर देखें तो पब्लिक सेक्टर की आपको डोमिनेंस देखने को मिलेगी, पब्लिक सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अगर हम बताएं तो उसमें इतना कुछ नहीं था, इतनी इंपॉर्टेंस उसके अंदर नहीं दी गई थी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो शेयर इट विद फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू जॉइन मी ऑन YouTube and support me in my work, just press the join button, enjoy the various perks. Along with this, if you want to watch these videos on Facebook, you can like the page Sirf IAS and watch these videos there also. And Twitter, Instagram and Telegram, all the links are in description box. You can follow me any of them, and please share your views in the comment box. Have a wonderful day ahead. Take care.